अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम लोग IAS 16 के पैराग्राफ नंबर 24 से लेकर 26 को डिस्कस करेंगे। और ये पैराग्राफ स्पेसिफिकली जो है ट्रीटमेंट की बात करते हैं जब हम एक एसेट को देकर दूसरा एसेट ले रहे हो, यानी कि एक्सचेंज कर रहे हो एसेट्स का। तो पढ़ते हैं और यहाँ पर हम न्यूमेरिकल एग्जाम्पल के जरिए इसको समझने की भी कोशिश करेंगे और इसको समझेंगे। सिर्फ कोशिश नहीं करेंगे बल्कि इसको समझेंगे भी कि आखिर यहाँ पर क्या लिखा जा रहा है। देखिए, सबसे पहले तो हम इसको पढ़ लेते हैं। इसमें लिखा हुआ है, वन और मोर आइटम्स ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट मे बी एक्वायर्ड इन एक्सचेंज फॉर अ नॉन मॉनेटरी एसेट और एसेट्स और अ कॉम्बिनेशन ऑफ मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी एसेट। यानी कि तीन बातें हो गई। एक बात तो ये हो गई कि आप कोई नया प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट खरीदो और उसकी कैश में पेमेंट कर दो, कोई मॉनेटरी वैल्यू पे कर दो। दूसरी बात ये हो गई कि आप कोई एसेट खरीदो और अपना कोई ओल्ड एसेट जो है ना उसके बदले में दे दो। और तीसरी बात ये हुई कि आपने कोई नया एसेट खरीदा और उसके कुछ पैसे कैश में दे दिए और एक पुराना एसेट दे दिया जिससे आपको कुछ कम पैसे देने पड़े। मिसाल के तौर पर 8 लाख रुपए की गाड़ी है। 8 लाख रुपए की गाड़ी खरीदने के लिए आपने 8 लाख रुपए कैश दे दिए। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि 8 लाख की गाड़ी के बदले आपने अपनी पुरानी कोई गाड़ी थी जो आपने 15 लाख की खरीदी थी, शोरूम वाले को बोला यार मुझे ये गाड़ी ले लो और मुझे नई गाड़ी दे दो 8 लाख वाली। तो उसने बोला ठीक है, ये पुरानी गाड़ी मेरे हिसाब से 8 लाख रुपए के आसपास की है, तो ये लेकर और मैं आपको जो है वो 8 लाख वाली गाड़ी नहीं दे देता हूँ। और तीसरा केस वो हो सकता है कि जिसमें आप कुछ पैसे कैश में दे दोगे और कुछ आप जो है वो अपना पुराना एसेट दे दोगे। मिसाल के तौर पर 8 लाख की गाड़ी थी, आपने अपनी पुरानी गाड़ी दी और शोरूम वाले ने बोला कि इसके साथ साथ आप मुझे 3 लाख रुपए मजीद कैश दो, तो आपने पुरानी गाड़ी प्लस 3 लाख रुपए दिए। इस तरह से भी हो सकता है। द फॉलोइंग डिस्कशन रेफर्स सिंपली टू एन एक्सचेंज ऑफ वन नॉन मॉनेटरी एसेट फॉर अनदर। वो बोलता है कि अब मैं नीचे जो डिस्कशन करूंगा वो इस बात की करूंगा कि अगर एक नॉन मॉनेटरी एसेट यानी कि पुरानी गाड़ी देना और नई गाड़ी लेना, उसका क्या अमल होगा। बट इट ऑल्सो अप्लाइज टू ऑल एक्सचेंजेस डिस्क्राइब्ड इन द प्रीसीडिंग सेंटेंस। लेकिन ये पिछले सेंटेंस में एक्सप्लेन करे हुए दूसरे जो मामलात हैं उनके लिए भी एप्लीकेबल है। यानी कि अगर मैं गाड़ी देता हूँ और गाड़ी लेता हूँ, या अगर मैं कैश देता हूँ और गाड़ी और सॉरी गाड़ी लेता हूँ नई वाली और कैश और पुरानी गाड़ी देता हूँ। द कॉस्ट ऑफ सच एन आइटम ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट इज मेजर्ड एट फेयर वैल्यू। फेयर वैल्यू क्या होती है? फॉर टाइमिंग फेयर वैल्यू आप समझ लें कि मार्केट वैल्यू। फेयर वैल्यू का मतलब ये होता है कोई कोई ऐसी वैल्यू जो आम हालात में उस स्पेसिफिक एसेट की होगी। तो वो ये कहता है कि अगर आप कोई नई चीज़ खरीदोगे तो उस नई चीज़ की जो डबल एंट्री आपने पास करनी होगी अपने बुक्स में, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट डेबिट और बैंक अकाउंट क्रेडिट, या आपने जो भी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के अकाउंट को जितने अमाउंट से डेबिट करना होगा वो अमाउंट उस नए एसेट की फेयर वैल्यू होगी। मिसाल के तौर पे मैं शोरूम गया, शोरूम वाले को मैंने बोला मैंने पुरानी गाड़ी देनी है और नई गाड़ी देनी है, और कुछ ऊपर नीचे के जो पैसे होंगे वो हम आपस में एक्सचेंज कर लेंगे। शोरूम वाले ने बोला कि ये जो नई गाड़ी आप ले रहे हो इसकी फेयर वैल्यू जो है वो 8 लाख रुपए है। तो जब आप इस एसेट को परचेज करोगे तो उस एसेट की डेबिट एंट्री 8 लाख से ही पास होगी। अच्छा, पहले मैं इसको थ्योरेटिकली समझाकर फिर वैल्यूज के साथ एग्जाम्पल भी लूंगा। लेकिन पहली बात IAS ने ये बोल दी कि आप नए एसेट को उसकी फेयर वैल्यू पर रिकॉर्ड करोगे, अनलेस, फिर उसने ये बोला कि ये दो बातें होंगी ना तो फेयर वैल्यू पर नहीं रिकॉर्ड करोगे। अनलेस का मतलब एक्सेप्शन है ना। उससे बोला कि नए एसेट को फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करोगे अनलेस, लेकिन ये दो बातें हो तो कुछ और। ए, द एक्सचेंज ट्रांजेक्शन लैक्स कमर्शियल सब्सटेंस। द एक्सचेंज ट्रांजेक्शन लैक्स कमर्शियल सब्सटेंस। अच्छा। और बी, द फेयर वैल्यू ऑफ नीदर द एसेट रिसीव्ड nor the asset given up is reliably measurable। एक बात यह है कि एक्सचेंज ट्रांजैक्शन में कोई कमर्शियल सब्सटेंस जो है ना वो लैक कर रहा हो, यानी कि मुझे कमर्शियली वो ट्रांजैक्शन ऐसी नजर नहीं आ रही हो, नॉर्मल हालात में जो कमर्शियल जो ट्रांजैक्शन होती है उस तरह की कोई ट्रांजैक्शन ना हो। अब इसका क्या मतलब है ये देखते हैं।
और बी द फेयर वैल्यू ऑफ नीदर द एसेट रिसीव नॉट द एसेट गिवन अप इज रिलायबली मेजरेबल। या फिर ऐसा हो कि जो एसेट दिया जा रहा है, पुराना एसेट जो है वो शोरूम वाले को दिया जा रहा है और नया एसेट शोरूम वाले से लिया जा रहा है, उन दोनों की फेयर वैल्यू कैलकुलेट ही ना हो सकती हो, रिलायबली मेजर ना हो सकती हो, उसकी कोई फेयर वैल्यूएशन सामने नजर ना आ रही हो। कभी कभार ऐसा होता है कि कोई स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट या स्पेशलाइज्ड चीजें होती हैं जिसमें हमारे सामने उस एसेट की फेयर वैल्यू नहीं होती है, लेकिन ये बहुत रेयर है, जनरली ऐसा नहीं होगा। बट ऐसा हो सकता है कि जो एसेट आप दे रहे हो उसकी फेयर वैल्यू जो है वो समझ नहीं आ रही कि क्या वैल्यू होनी चाहिए आम हालात में फेयर, और जो एसेट ले रहे हो उसकी भी फेयर वैल्यू समझ नहीं आ रही। द एक्वायर्ड आइटम इज मेजर्ड इन दिस वे इवन इफ एन एंटिटी कैन नॉट इमीडिएटली डी रिकॉग्नाइज द एसेट गिवन हम। इस केस में भी जो चीज एक्वायर करी है उसको आप मेजर तो करोगे, लेकिन अब कैसे मेजर करोगे ये एक बहस है। इफ द एक्वायर्ड आइटम इज नॉट मेजर्ड एट फेयर वैल्यू, अगर जो चीज खरीदी गई है वो फेयर वैल्यू पर मेजर नहीं होती, इट्स कॉस्ट is measured at the carrying amount of the asset given up। तो उसकी जो कॉस्ट है वो हम जो एसेट हमने दिया है उसकी जो कैरिंग अमाउंट होगी उसके हिसाब से या उसके इक्विवेलेंट रखेंगे। अब कैरिंग अमाउंट क्या होती है? कैरिंग अमाउंट का मतलब यह है कि उसकी जो आपके बुक्स में जो अमाउंट आ रही है, और बुक्स में अमाउंट आने का क्या मतलब है, आपने जो है वो अपनी बेसिक अकाउंटिंग में एक चीज पढ़ी होगी, डेप्रिसिएशन। तो कैरिंग अमाउंट होती है आपकी कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ऐसे कह सकते हो कि ये नेट बुक वैल्यू होती है, जिस वैल्यू पर आपकी बैलेंस शीट में वो एसेट कैरी हो रहा है। ठीक है। अच्छा, किसी को अगर डेप्रिसिएशन के हवाले से चीजें मालूम नहीं है तो आगे के लेक्चर्स में डेप्रिसिएशन डिस्कस करी है, लेकिन ये बेसिक अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट है, तो अगर कोई IAS 16 पढ़ा है तो उससे पहले उसने डेप्रिसिएशन कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, पढ़ा हुआ होना चाहिए। An entity determines whether an exchange transaction has commercial substance by considering the extent to which its future cash flows are expected to change as a result of the transaction. An exchange transaction has commercial substance if, जनरली ये कंडीशंस होती हैं, तो एक एक्सचेंज ट्रांजैक्शन में कमर्शियल सब्सटेंस होता है जिसकी वो ऊपर बात कर रहा था। अच्छा, अभी हम थियोरेटिकली पढ़ रहे हैं, अभी मैं वैल्यूज को पुट इन करता हूँ, वैल्यूज को लेकर आता हूँ। If the configuration, risk, timing, and amount of the cash flows of the asset received differs from the configuration of the cash flows of the asset transferred, जो हमने एसेट दिया है और जो एसेट लिया है उसके कैश फ्लोज में डिफरेंस हो, ये आप मेरे ख्याल में अभी फिल वक्त इग्नोर कर सकते हैं, इस डिटेल में जाने को इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है ना। फॉर द पर्पज ऑफ डिटरमाइनिंग वेदर एन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन हैज कमर्शियल सब्सटेंस एंटिटी स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ द पोर्शन, ये भी आप अभी फिल वक्त इग्नोर कर सकते हैं। अगले पैराग्राफ को देख लेते हैं। द फेयर वैल्यू ऑफ एन एसेट इज रिलायबली मेजरेबल। फेयर वैल्यू एक एसेट की रिलायबली मेजरेबल कब होगी? इफ द वेरिएबिलिटी इन द रेंज ऑफ रीजनल फेयर वैल्यू मेजरमेंट्स, ये भी हम फिल वक्त इग्नोर कर लेते हैं। हम चले पहले पैराग्राफ पर ही चलते हैं, हम इस मैकेनिज्म को समझते हैं कि जो यहाँ पर हमें IAS ने सिखाया है कि भाई हम अपने एसेट को कितनी वैल्यू पर रिकॉर्ड करेंगे, और इसके लिए मैं कुछ एग्जाम्पल्स देता हूँ। ठीक है जी, कुछ आपके सामने जो है वो एग्जाम्पल्स में पेश करता हूँ, एग्जाम्पल लिखता हूँ, और उस एग्जाम्पल के थ्रू जो है ना वो हम इसको समझते हैं। ठीक है जी। एग्जाम्पल नंबर 1। ठीक है, पहली एग्जाम्पल लेते हैं। अच्छा जी, पहली एग्जाम्पल हम क्या लेते हैं? पहली एग्जाम्पल हम ये ले लेते हैं कि लेट से आपका जो आप जो है वो एक एसेट खरीद रहे हो और दूसरा एसेट जो है वो जो आपके पास था वो दे रहे हो, और हम उस केस पर आते हैं जिस केस में हम ये कहते हैं कि फेयर वैल्यू, फेयर वैल्यू ऑफ बोथ एसेट्स। बोथ एसेट्स का क्या मतलब है? बोथ एसेट्स यानी कि जो एसेट मैंने दिया है और जो एसेट मैंने बदले में लिया है, फेयर वैल्यू बोथ एसेट्स आर रिलायबली मेजरेबल।
यानी कि जो एसेट दिया है, जो एसेट लिया है, उसकी फेयर वैल्यू रिलायबली मेजर हो सकती है। इस केस को हम डील करते हैं। अब लेट से आपने एक जो है ना वो एसेट जो है वो रिसीव किया, और जो एसेट आपने रिसीव किया ना उसकी जो एस्टिमेटेड फेयर वैल्यू है, एस्टिमेटेड फेयर वैल्यू वो 7.1 मिलियन है। ठीक है, जो एसेट आपने रिसीव किया उसकी एस्टिमेटेड फेयर वैल्यू जो है वो 7.1 मिलियन है। 7.1 मिलियन रुपीस में आपने जो एसेट रिसीव किया है वो उसकी ये वैल्यू बन रही है। अच्छा, जो आपने एसेट जो है वो बदले में दिया है, यानी कि आपकी बुक से आपने एक एसेट निकाला होगा, तो उसकी जो फेयर वैल्यू है, ये न्यू एसेट है, ओल्ड एसेट। ओल्ड एसेट की एस्टिमेटेड फेयर वैल्यू जो है, यानी कि जो एसेट आपने दिया है उसकी एस्टिमेटेड फेयर वैल्यू है 8.5 मिलियन। ठीक है, और साथ में ये लिखा हुआ है कि जब आपने ये पुराना एसेट दिया जिसकी फेयर वैल्यू 8.5 मिलियन है, और आपने नया एसेट लिया जिसकी फेयर वैल्यू 7.1 मिलियन है, तो आपको कैश भी मिला, कैश आपने रिसीव किया। और लेट से जो कैश रिसीव किया वो है 1.1 मिलियन। ठीक है, अब देखें यहाँ पर अगर हम इस पैराग्राफ को पढ़ते हैं तो लिखा हुआ है द कॉस्ट ऑफ सच एन आइटम ऑफ property, plant and equipment is measured at fair value unless the exchange transaction lacks commercial substance or the fair value of neither the asset received nor the asset given up is reliably measurable. The acquired item is measured in this way even if entity cannot immediately recognize the asset given up. If the acquired item is not measured at fair value, its cost is measured at the carrying amount of the asset given up. ठीक है जी। अच्छा, अब हमारे पास हम अब चलते हैं पैरा नंबर 26 पर। पैरा 26 में लिखा हुआ है द फेयर वैल्यू ऑफ एन एसेट इज रिलायबली मेजरेबल if the variability in the range of reasonable fair value measurements is not significant for that asset, or the probability of the various estimates within the range can be reasonably assessed and used when measuring fair value. ये तो इसने ये लिख दिया कि भाई फेयर वैल्यू कब हम समझते हैं कि रिलायबली मेजरेबल है, ये अभी आप फोकस ना करें। इसके बाद यहां से देखें, इफ एन एंटिटी, अगर एक एंटिटी इज एबल टू मेजर reliably the fair value of either the asset received or the asset given up, अगर एक एंटिटी जो एसेट दे रही है और जो एसेट दे ले रही है, if an entity is able to measure reliably the fair value of either the asset received or the asset given up, अगर एक कंपनी, एक एंटिटी जो एसेट रिसीव कर रही है और जो एसेट गिव अप कर रही है, यानी कि पुराना एसेट दे रही है, उनमें से किसी की भी फेयर वैल्यू कैलकुलेट कर सकती है, रिलायबली मेजर कर सकती है, देन द फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट गिवन अप, देन द फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट गिवन अप, उस केस में उस एसेट की फेयर वैल्यू जो आपने दिया है, वापस से जुमले को पढ़ें। वो कहता है कि अगर एक इदारा, अगर एक कंपनी, अगर एक एंटिटी जो एसेट वो दे रही है और जो एसेट ले रही है, उनमें से किसी की भी इधर लिखा है फेयर वैल्यू मेजर कर सकती है रिलायबली, उस केस में जो एसेट दिया है, देन द फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट गिवन अप, जो एसेट दिया है उसकी फेयर वैल्यू इज यूज्ड को हम इस्तेमाल करेंगे टू मेजर द कॉस्ट ऑफ द एसेट रिसीव्ड। हमने जो एसेट दिया है, हम उस एसेट की फेयर वैल्यू को इस्तेमाल करेंगे अपने जो नए एसेट है उसकी कॉस्ट को मेजर करने के लिए, उसको तोलने के लिए, अनलेस यानी कि एक्सेप्शन क्या है, अनलेस द फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट रिसीव इज मोर क्लियरली एविडेंट। अब ये मोर क्लियरली एविडेंट का क्या मतलब है? देखिए, जब सवाल में उसने इस एक्सेप्शन पर जाना होगा ना, तो वो ये जुमला लिखेगा
कि द फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट रिसीव इज मोर क्लियरली एविडेंट, यानी कि जो एसेट आपने परचेज किया है, जो एसेट आपने खरीदा है, जो एसेट आपने लिया है, उसकी जो फेयर वैल्यू है वो ज्यादा क्लियरली एविडेंट थी। अब वो ये कहना चाह रहे हैं कि देखिए दो एसेट है, सुने जरा गौर से, दो एसेट से, एक ओल्ड एसेट है जो आप दे रहे हो, एक न्यू एसेट है जो आप ले रहे हो, दोनों की फेयर वैल्यू पता है, ठीक है, और रिलायबली मेजरेबल है, या इसकी पता है इसकी नहीं पता, या इसकी पता है इसकी नहीं पता, क्योंकि उसने लिखा हुआ है इफ एन एंटिटी इज एबल टू मेजर रिलायबली द फेयर वैल्यू ऑफ ईदर, ईदर का मतलब होता है कोई भी एक, ईदर द एसेट रिसीव्ड, जो एसेट ले रहे हैं नया एसेट उसकी फेयर वैल्यू, और द एसेट गिवन अप, या जो एसेट दे रहे हैं उसकी फेयर वैल्यू पता हो, या फिर दोनों की पता हो, द फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट गिवन अप, तो जो एसेट हमने दिया है उसकी जो फेयर वैल्यू है उसको हम इस्तेमाल करेंगे टू मेजर द कॉस्ट ऑफ द एसेट रिसीव, क्या कैलकुलेट करने के लिए, जो एसेट लिया है उसकी कॉस्ट को मेजर करने के लिए। अनलेस, इसकी एक्सेप्शन क्या होगी, द फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट रिसीव्ड इज मोर क्लियरली एविडेंट, मोर क्लियरली एविडेंट हो उस एसेट की वैल्यू जो हमने रिसीव किया। अब देखिए हमारी जो कंडीशन आ रही है ना, हमारी कंडीशन ये है कि यार हम एक एसेट खरीद रहे हैं जिसकी फेयर वैल्यू 7.1 मिलियन है, हम एक एसेट दे रहे हैं जिसकी फेयर वैल्यू 8.5 मिलियन समझी जाती है, और हम जो है वो यहाँ पर कैश भी रिसीव कर रहे हैं, यानी कि मैंने कैश का मामला इन्वॉल्व कर दिया साथ में। अगर कैश नहीं होता तो हम जो एसेट ले रहे हैं उसकी कॉस्ट 8.5 होती, लेकिन क्योंकि यहाँ पर कैश है तो ऐसा लग रहा है कि 8.5 मिलियन जो हम एसेट दे रहे हैं उसकी फेयर वैल्यू है, और उसमें से 1.1 मिलियन का तो कैश रिसीव हो गया, 8.5 मिलियन में से 8.5 मिलियन का आपने एसेट दिया, आपको 1.1 मिलियन कैश रिसीव हो रहे हैं, तो 8.5 माइनस 1.1 अभी भी आपको जो रिसीव हो रहा है एक्स्ट्रा अमाउंट वो 7.4 मिलियन हो रहा है। भाई आप जो एसेट दे रहे हो उसकी वैल्यू तुम समझ लो 8.5 मिलियन है, 8.5 में से 1.1 तो आपको नकद मिल रहा, यानी कि अभी भी 7.4 मिलियन की उसकी फेयर वैल्यू लगाई गई है, जिसके बदले आपको नया एसेट मिल रहा, आपको नया एसेट मिल रहा है उसकी फेयर वैल्यू 7.1 है, ठीक है। आप पुराना एसेट दे रहे हो, पुराने एसेट की फेयर वैल्यू 8.5 है, 8.5 में से वो 1.1 दुकानदार आपको कैश दे रहा है, बोल रहा है बकाया जो बच गए वो हम ये जो नया एसेट ले रहे हो इसके बदले हम कोई पैसे आपसे नहीं लेंगे, बल्कि आप ये पुराना एसेट दे दो, ठीक है। आपको दुकानदार नया एसेट दे रहा है 7.1 मिलियन का, आपसे पुरानी चीज ले रहा है और 1.1 मिलियन रुपए भी दे रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर पुरानी चीज की फेयर वैल्यू 8.5 है, उसमें से 1.1 कैश दे रहा है, तो अभी भी ये दुकानदार ये कंसिडर कर रहा है कि पुराने एसेट की जान, पुराने एसेट की फेयर वैल्यू अभी भी 7.4 मिलियन बाकी है। और आईएएस हमें ये कहता है कि अगर तुम एसेट दे रहे हो और ले रहे हो और दोनों की फेयर वैल्यू रिलायबली मेजरेबल है, तो जो एसेट तुम दे रहे हो उसकी जो फेयर वैल्यू बनती है उस पर नए एसेट की कॉस्ट को रिकॉर्ड करना। खतरनाक बात है ना। यानी कि आईएएस ये कहता है कि भाई ये जो 7.4 मिलियन है ना, इस वैल्यू पर नया एसेट रिकॉर्ड होगा, 7.1 पर रिकॉर्ड नहीं होगा। 7.1 तो हमारे नए एसेट की फेयर वैल्यू है, नए एसेट की फेयर वैल्यू पर आईएएस जो है वो रिकॉर्डिंग करने को नहीं बोलता, बल्कि आईएएस बोलता है जो एसेट दिया माइनस उसके बदले अगर पैसे आ गए वो हटा दो, अभी भी जो वैल्यू बच गई वो तुम यूं समझना कि नए एसेट की वैल्यू है, क्योंकि दुकानदार जो तुम्हें नया एसेट दे रहा है उसके बदले तुम्हें 7.4 मिलियन रुपए तुमसे ले रहा है एक तरह से, ठीक है। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। ऐसा भी केस हो सकता था, जरा हम 2 मिनट के लिए अगर कैश को हटा दें, मिसाल के तौर पर मैं बाजार में एक एसेट लेने जा रहा हूँ वो 7.1 मिलियन का, और मैं जो एसेट बदले में दे रहा हूँ वो 8.5 मिलियन की फेयर वैल्यू रखता, दुकानदार के पास गया मैंने बोला यार मुझे ये नई चीज़ चाहिए, और उसकी फेयर वैल्यू लेट से मुझे पता थी 7.1 है, मैं पुरानी चीज़ दे रहा हूँ उसकी फेयर वैल्यू 8.5 है। तो आईएएस बोलता है कि नया एसेट जब तुम अपनी बुक्स में रिकॉग्नाइज करोगे तो 8.5 मिलियन पर करोगे, ठीक है। तो ये एक केस हो गया। अब ये केस जो है वो वाला केस था कि जिसमें हमें दोनों एसेट्स की फेयर वैल्यू रिलायबली मेजरेबल थी, तो फिर जो एसेट हमने दिया है उसकी फेयर वैल्यू पर हम सारी चीज़ों की रिकॉर्डिंग करेंगे। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है केस, लेकिन इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ आप बेहतर फील करोगे।
एग्जाम्पल नंबर टू दूसरी एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 में हम ये कर लेते हैं कि लेट से हम बोलते हैं कि हम इस एक्सेप्शन को जरा डील करते हैं। लेट से हम एक एसेट दे रहे हैं और उस एसेट जो है ना उसकी फेयर वैल्यू 6.6 है। ओल्ड एसेट एस्टिमेटेड फेयर वैल्यू 6.6 मिलियन। हम एक न्यू एसेट ले रहे हैं, उसकी फेयर वैल्यू जो है उसका अंदाजा जो है वो 9 मिलियन है। ठीक है। अच्छा, बदले में जो है ना वो मुझे कैश भी पे करना पड़ रहा है, और जो मुझे कैश पे करना पड़ रहा है ना वो करना पड़ रहा है, एज्यूम करो कि मुझे 2.1 मिलियन रुपीस कैश पे भी करना पड़ रहा है। यानी कि अब मैं उस केस पर आ गया हूँ। अच्छा, एक और जुमला इसके साथ लिख देते हैं ताकि हम अपना सवाल बना सकें। ठीक है। मैं ये कहता हूँ कि फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट रिसीव्ड इज क्लियरली मोर एविडेंट। फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट रिसीव्ड is clearly more evident। फेयर वैल्यू जो है, जो एसेट हमने रिसीव किया है यानी कि खरीदा है, उस एसेट की जो फेयर वैल्यू है ना वो ज्यादा क्लियरली एविडेंट है, नजर आ रही है। कहानी कुछ ऐसी है कि इस केस में तुम एक नया एसेट ले रहे हो। जो तुम नया एसेट ले रहे हो उसकी वैल्यू 9 मिलियन है। बदले में तुम क्या दे रहे हो? बदले में तुम एक पुराना एसेट दे रहे हो जिसकी वैल्यूएशन तकरीबन तकरीबन 6.6 है, और साथ में 2.1 मिलियन का कैश भी पे कर रहे हो। ठीक है। मैं वापस से बात को रिपीट करूंगा। एक नया एसेट ले रहे हो, उसकी फेयर वैल्यू 9 मिलियन है। एक पुराना एसेट दे रहे हो, उसकी फेयर वैल्यू 6.6 मिलियन है, और साथ में 2.1 मिलियन का कैश भी पे कर रहे हो। अब नए एसेट को किस वैल्यू पर रिकॉर्ड करें? क्या हम क्या हम ऐसा सोचें कि भाई नया एसेट लेने के लिए हम जो है वो कंसिडरेशन में 6.6 मिलियन का एक पुराना एसेट दे रहे हैं, 2.1 मिलियन रुपीस कैश दे रहे हैं, यानी कि नए एसेट को 8.7 मिलियन पर रिकॉर्ड करें? क्या हम 6.6, हम ये बोले 6.6 की एक चीज दी और 2.1 मिलियन कैश दिया और 8.7 मिलियन पर नया एसेट रिकॉर्ड करें? तो आईएएस बोलता है नहीं। आईएएस बोलता है कि अगर फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट रिसीव, जो एसेट आपने रिसीव किया है उसकी फेयर वैल्यू इज क्लियरली मोर एविडेंट, तो आप अपने नए एसेट को 9 मिलियन पर रिकॉर्ड करोगे। तो सर जो डिफरेंस होगा उसका क्या होगा? वो गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल होगा, वो सेपरेटली हम डिस्कस करेंगे। लेकिन नया एसेट जो है वो 9 मिलियन पर रिकॉर्ड होगा। नए एसेट को 9 मिलियन पर रिकॉर्ड करेंगे। ये वाली एक्सेप्शन थी जो यहाँ पर मेंशन है, अनलेस द फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट रिसीव्ड इज मोर क्लियरली एविडेंट। यानी कि अगर जो एसेट आपने रिसीव किया है उसकी वैल्यू ज्यादा क्लियरली एविडेंट है, तो फिर आप उस वैल्यू पर रिकॉर्डिंग करोगे। ठीक है जी। तो हम टॉप पर वापस से जाते हैं। देखें, हमें आईएएस 16 ने बोला था कि जब पीपी को मेजर करोगे तो फेयर वैल्यू पर करोगे। द कॉस्ट ऑफ द आइटम ऑफ सच एन आइटम ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट इज मेजर्ड एट फेयर वैल्यू। तो आप फेयर वैल्यू पर मेजर करोगे तो उसकी गाइडलाइंस यहाँ पे थी कि फेयर वैल्यू कैसे आएगी। अगर आपने एसेट दिया है और लिया है, और जो एसेट दिया है जो एसेट लिया है उसकी फेयर वैल्यू क्लियरली एविडेंट नहीं है, तो जो एसेट दिया है उसकी फेयर वैल्यू के हिसाब से मेजरमेंट होगी। लेकिन अगर जो एसेट लिया है उसकी वैल्यू क्लियरली एविडेंट है, तो आप उसी पर उसको रिकॉर्ड करोगे। ठीक है। अच्छा, अब हम अगले केस पर जाते हैं। अगर हम इस सेंटेंस पर वापस से आए तो यहाँ पर उसने बोला था द कॉस्ट ऑफ सच एन आइटम ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट इज मेजर्ड एट फेयर वैल्यू अनलेस। उसने ये बोला था कि जो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट खरीदोगे उसकी वैल्यू फेयर वैल्यू पर, उसकी कॉस्ट जो है वो फेयर वैल्यू पे मेजर करोगे, अनलेस के ये चीजें हो: A, the exchange transaction lacks commercial substance, or B, the fair value neither the asset received nor the asset given up is reliably measurable। ठीक है। तो अब हम ये देखते हैं कि केस वो वाला कि जिसमें एग्जाम्पल नंबर 3, फेयर वैल्यू ऑफ
नीदर एसेट इज रिलायबली मेजरेबल। यानी कि इस केस में हम ये डिस्कस करें कि अगर फेयर वैल्यू कैलकुलेट करना मुमकिन ही ना हो, पॉसिबल ना हो, ना कर सकते हो, तो क्या करेंगे। तो I60 ने क्या बोला था द एक्वायर्ड आइटम इज मेजर्ड इन दिस वे इवन इफ एन एंटिटी कैन नॉट इमीडिएटली डी रिकॉग्नाइज द एसेट गिवन अप if the acquired item is not measured at fair value। अगर जो एसेट आपने खरीदा है, जो एसेट आप एक्वायर कर रहे हो, उसको आपने फेयर वैल्यू पर मेजर नहीं करा, तो इट्स कॉस्ट इज मेजर्ड एट द कैरिंग अमाउंट ऑफ द एसेट गिवन अप। तो आप जो एसेट ले रहे हो उसकी वैल्यू जो एसेट दिया है उसकी कैरिंग अमाउंट के हिसाब से मेजर होगी। तो इसकी जरा एक एग्जांपल लेते हैं और हम ये कहते हैं कि लेट से जो एसेट फेयर वैल्यू नीदर द एसेट इज रिलायबली मेजरेबल लिखा हुआ है, हम एक नया एसेट ले रहे हैं, हम एक पुराना एसेट जो है वो दे रहे हैं। फेयर वैल्यू रिलायबली मेजर नहीं हो सकती, यानी कि कोई बोल रहा है कि यार ये चीज तो 4 लाख की होती है, कोई बोल रहा है 10 लाख की होती है, कोई बोल रहा है 3 लाख की होती है। रिलायबली मेजर नहीं हो रही, हो सकता है मेजर हो सकती हो लेकिन वो रिलायबल मेजर ना हो, रिलायबली मेजर नहीं हो रही, बट लेट से मेजर हो रही है। ठीक है, मेजर हो रही है लेकिन रिलायबली मेजर नहीं हो रही। लेट से जो हम न्यू एसेट ले रहे हैं उसकी 4.1 की फेयर वैल्यू लगती है, मगर ये रिलायबल फेयर वैल्यू नहीं है, रिलाई नहीं कर सकता इस पे। इसी तरह से जो एसेट दे रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल उसकी 4.6 मिलियन की फेयर वैल्यू लगती है, लेकिन रिलायबली मेजर नहीं कर सक रहा है। ये भी जो एसेट दे रहा हूँ उसकी बुक वैल्यू या उसकी जो कैरिंग वैल्यू है वो 3.4 मिलियन है। कैरिंग अमाउंट या फिर बुक वैल्यू भी इसको कहते हैं, इसको हमें डिस्कस करना है। अगर किसी को डेप्रिसिएशन के कॉन्सेप्ट्स नहीं है तो उसको ये नहीं पता होगा कि ये जो कैरिंग अमाउंट होती है या बुक वैल्यू होती है वो क्या है। बहरहाल वो 3.4 है। तो आईएएस ने ये कहा कि अगर किसी केस में आप जो एसेट दे रहे हो, जो एसेट ले रहे हो, उन दोनों एसेट्स की फेयर वैल्यू रिलायबली मेजर नहीं हो पाती, तो जो एसेट आप पुराना दे रहे हो, नए एसेट को आप उसकी कैरिंग अमाउंट पर मेजर करोगे। यानी कि जब न्यू एसेट में अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करूंगा तो 3.4 मिलियन पर करूंगा। ये फेयर वैल्यू की वैल्यूज हैं तो, लेकिन ये मेरा अंदाजा है, मैं रिलायबली मेजर नहीं कर पा रहा, तो 3.4 मिलियन पर मैं इनको रिकॉर्ड कर दूंगा। ठीक है जी। अच्छा, अभी तक हमारी जनरल एजम्पशन ये होती है कि जो ये जो पहली कंडीशन थी ना, द एक्सचेंज ट्रांजेक्शन लैक्स कमर्शियल सब्सटेंस, ऐसा नहीं है। एक्सचेंज ट्रांजेक्शन में कमर्शियल सब्सटेंस है, कोई कमर्शियल ट्रांजेक्शन हुई है। ये भी सवाल आपको मेंशन कर देगा कि एक्सचेंज ट्रांजेक्शन जो है वो कमर्शियल सब्सटेंस है उसमें, या उसमें कमर्शियल सब्सटेंस नहीं है। तो हम यहाँ तक एज्यूम करें कि कमर्शियल सब्सटेंस हर पिछली 3 एग्जाम्पल्स में था। अब एग्जाम्पल नंबर 4 पर आते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 में हम ये कह देते हैं कि एंटिटीज एंटिटीज फ्यूचर कैश फ्लोज are not expected to change as a result of transaction। यानी कि कमर्शियल सब्सटेंस लैक करता है। देखो, जब आप कोई ट्रांजैक्शन करते हो, जब आप कोई कमर्शियल ट्रांजैक्शन करते हो तो वो आप अपने फायदे के लिए करते हो, और आप इसलिए करते हो कि आपके करंट कैश फ्लोस चेंज हो जाए, आपको किसी किस्म का कोई फायदा हो। लेकिन अगर ना फायदा हो रहा है ना नुकसान हो रहा है तो कोई कमर्शियल सब्सटेंस लैक कर रहा है, ये जनरल एजम्पशन होती है। ये सवाल डायरेक्टली लिख देगा कि भाई कमर्शियल सब्सटेंस नहीं है किसी एक पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन में, तो हम ये कह रहे हैं कि कमर्शियल सब्सटेंस नहीं है ट्रांजेक्शन में। ठीक है। अच्छा, जो नया एसेट हम ले रहे हैं उसकी फेयर वैल्यू जो है वो हमें नहीं पता, और जो पुराना एसेट हम दे रहे हैं
उसकी फेयर वैल्यू का अंदाजा 4.6 मिलियन है, ठीक है, और उसकी बुक वैल्यू जो है वो 3.4 मिलियन है, बुक वैल्यू या कैरिंग अमाउंट कह लो, ठीक है। तो अब नए एसेट को किस वैल्यू पर मेजर करेंगे? अगेन हमारे पास अगर कमर्शियल सब्सटेंस लैक करता होगा, देखें यहाँ पर आपके पास क्या लिखा हुआ है सेंटेंस में, आप यहाँ पर अगर फोकस करते हैं तो उसने लिखा हुआ था कि जो एसेट लोगे उसको फेयर वैल्यू पर मेजर करोगे। फेयर वैल्यू पर अगर मेजर नहीं होगा, कब नहीं होगा? जब कमर्शियल सब्सटेंस ना हो, या जो एसेट आप दे रहे हो या ले रहे हो उसकी जो फेयर वैल्यू है, द फेयर वैल्यू ऑफ नीदर द एसेट रिसीव्ड नॉर द एसेट गिवन अप इज रिलायबली मेजरेबल। तो एज्यूम करो कि रिलायबल मेजरमेंट भी नहीं है, फेयर वैल्यू भी नहीं है। The acquired item is measured in this way even if an entity cannot immediately recognize the asset given up. If the acquired item is not measured at fair value, अगर acquired item को fair value पर measure नहीं किया जा रहा, its cost is measured at the carrying amount of the asset given up. तो आप उसको जो एसेट आपने लिया है उसकी जो कैरिंग अमाउंट है उस पर मेजर करोगे, ठीक है जी। तो ये थोड़ा सा टेक्निकल चीजें थी, लेकिन आपके सवाल में कभी कभी ये टेस्ट होती हैं तो आपको पता होना चाहिए इस बारे में, ठीक है। और जहाँ तक कैरिंग अमाउंट की बात है, कुछ बच्चे जिन्होंने डेप्रिसिएशन वगैरह पहले कभी नहीं पढ़ी उनको इस चीज़ में थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है, तो थोड़ा सा इसको जो है वो आप देखेंगे तो इंशाल्लाह चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। अच्छा, क्या हम इसको समराइज कर सकते हैं? क्या हमने जो ऊपर बातें पढ़ी उसको हम किसी तरह से समराइज कर सकते हैं अगर एक्सचेंज ट्रांजैक्शन हो? ठीक है, तो इसको देख लेते हैं ज़रा कि हम इसको समराइज किस तरह से कर सकते हैं। देखिए जी, यहाँ पर कुछ समरी आई हुई है। कॉस्ट ऑफ एसेट एक्वायर्ड इन एक्सचेंज, एक एसेट देकर दूसरा एसेट लिया। ट्रांजेक्शन हैज कमर्शियल सब्सटेंस, ट्रांजेक्शन में कमर्शियल सब्सटेंस है। वन और बोथ फेयर वैल्यूज कैन बी मेजर्ड रिलायबली, जो एसेट्स है उनकी फेयर वैल्यू रिलायबली मेजर हो सकती है। फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट रिसीव्ड इज मोर क्लियरली एविडेंट, लेकिन जो एसेट खरीदा है उसकी फेयर वैल्यू ज्यादा क्लियरली एविडेंट है, उस केस में हम अपने नए एसेट को फेयर वैल्यू ऑफ एसेट रिसीव्ड, जो एसेट रिसीव किया उसकी फेयर वैल्यू पर रिकॉर्ड करेंगे। अच्छा, दोनों की वैल्यूज रिलायबली मेजरेबल है, लेकिन फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट रिसीव्ड इज नॉट मोर क्लियरली एविडेंट, उस केस में हम फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट गिवन अप यानी कि कैरिंग अमाउंट, और अगर कोई कैश पे किया है तो उस पर उसको रिकॉर्ड करेंगे। फिर ट्रांजैक्शन का कमर्शियल सब्सटेंस हो लेकिन फेयर वैल्यूज ऑफ नीदर एसेट रिसीव्ड और एसेट गिवन अप इज रिलायबली मेजरेबल, यानी कि जो एसेट हमने परचेज करा है या जो हमने सेल करा है, जो हमने एक्सचेंज में दिया, उसकी फेयर वैल्यू डिटरमाइन नहीं हो सकती है, तो फिर हम कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट गिवन अप और कैश पेड या रिसीव पर, और अगर ट्रांजैक्शन लैक्स कमर्शियल सब्सटेंस तो डायरेक्टली कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट गिवन अप या फिर कैश पेड पर हम उसको रिकॉर्ड करेंगे। सवाल जब हम कर रहे होंगे तो इसमें इसकी एप्लीकेशन आएगी, ये टेबल आप अच्छे से देख लीजिएगा, और आपको जब सवाल कर रहे होंगे सामने डेटा होगा तो उसमें ज़्यादा फायदा होगा। थैंक यू।